ये लोन किस लिए आ रहा है? इसलिए आ रहा है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन आ रही है जिसमें ट्यूशन ज़्यादा है और इसलिए फिर लोन दे दो। लेकिन लोन के बजाय पब्लिक एजुकेशन सिस्टम को आपने प्राइवेटाइजेशन के बजाय पब्लिक एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रेंथन करना चाहिए। उसमें स्कॉलरशिप दें, उसमें फ्रीशिप दें। तो मुझे लगता है कुल मिला के जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का फोकस क्वालिटी बढ़ाने के लिए है, लेकिन क्वालिटी बढ़ाने के चलते जो गरीब बच्चों को एडमिशन मिलने में परेशानी होगी, उसके ऊपर तवज्जो नहीं है। हालाँकि सेक्शन है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इंक्लूसिव एजुकेशन, लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन करने के लिए इस बजट में कोई प्रोविज़न नहीं है। अभी भारत सरकार ने 2024-2025 का जो बजट है वो अ, अनाउंस किया है। हम इसमें एजुकेशन के क्षेत्र में एजुकेशन पे, शिक्षा पे इसमें कितनी प्रोविज़न है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और एजुकेशन में फिर जो सोशल एम्पावरमेंट एंड जस्टिस मिनिस्ट्री के अंदर जो एलोकेशन किया है उसके ऊपर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। पहली बात तो इस बजट से बाहर निकल आती है वो ये है कि एजुकेशन सेक्टर को, टोटल एजुकेशन सेक्टर को जो एलोकेशन किया है वो घट गया है। अब जो अ, हमारा जो नॉर्म है कि एजुकेशन सेक्टर पे कितना एलोकेशन करना चाहिए, वो कोठारी कमीशन ने 1964-65 में तय किया था। उन्होंने ये रिकमेंड किया था कि कम से कम जीडीपी का, राष्ट्रीय उत्पन्न का 6% जो है एजुकेशन पे होना चाहिए, जिसमें से 4% जो है वो स्कूल एजुकेशन और 2% हायर एजुकेशन की। लेकिन अभी आप देखेंगे तो 2004 में हमारा एलोकेशन था 3.82 ऑफ द जीडीपी, राष्ट्रीय उत्पन्न का प्रोपोर्शन। अब आप देखेंगे इस बजट में तो घट के 3.42 हो गया। तो इसका मतलब है कि शिक्षा के ऊपर जो तवज्जो है इस सरकार की वो बहुत कम है। हालांकि जो टारगेट है वो 6% का है जीडीपी का, लेकिन उससे आधा, बिल्कुल 3.42% जो है वो एजुकेशन पे दिया जा रहा है। तो ये हमें प्रायोरिटी, इसमें लेस प्रायोरिटी एजुकेशन को नज़र में आ रही है। उसमें हम ये पाते हैं कि हायर एजुकेशन को, हायर एजुकेशन की प्रायोरिटी और घट गई है। यूजीसी का जो एलोकेशन है वो बहुत कम हो गया है। दूसरा मुद्दा हमें ध्यान में रखना चाहिए कि इस सरकार आने के पहले ये था कि हायर एजुकेशन की सारी जो फंडिंग थी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस को, एलिजिबल कॉलेज को, वो सारी यूजीसी की तरफ से जाती थी। वो 2013-14 से, एक साल पहले कांग्रेस ने भी शुरू किया था ये, 2013-14 से एक रूसा नाम का प्रोग्राम बनाया जिसके तहत पैसा जो है मिनिस्ट्री के थ्रू रूट होता है। एक बहुत सारा सेक्टर तो है जो सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशंस है, आईआईटीज़ है, आईआईएम है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वो तो सरकार डायरेक्टली देती है। लेकिन जो यूजीसी यूनिवर्सिटीज़ को और कॉलेजेस को फंड दे रही थी, उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है अब सरकार के पास डायरेक्टली दिया है। और मैं समझता हूँ कि उसमें परेशानियाँ हैं। वो परेशानियाँ ऐसी हैं कि वो पैसा जो है रूसा के तहत जो पैसा जाता है मिनिस्ट्री के थ्रू, वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू रूट होता है। और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू रूट होने की वजह से फिर उसमें अपने स्टेट गवर्नमेंट के अपने कंसिडरेशन आते हैं, फेवरेटिज्म आता है। तो उससे कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटी को, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को बहुत परेशानी हो रही है। मेरा अपना कहना है कि यूजीसी के थ्रू डायरेक्टली देना चाहिए, क्योंकि यूजीसी सुपरवाइज करके, स्टैंडर्डाइज करके, क्वालिटी देख के ये फंडिंग देती है। एक तो ये ऐसा हमें इसमें लिमिटेशन हायर एजुकेशन में नज़र आ रही है। थोड़ा सा ये अच्छा किया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ पे कुछ फंडिंग बढ़ाई है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि पिछले 10 साल में कॉलेजेस और स्टेट यूनिवर्सिटी की फंडिंग बहुत कम हो गई है। और उसमें उन्होंने फिर एक और लाया है कि जो एक्सलेंट कॉलेजेस है, एक्सलेंट यूनिवर्सिटीज़ है, उनको एडिशनल हम पैसा देंगे, रैंकिंग के बेसिस पर देंगे। इसका मतलब ये होता है कि जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज से पीछे पड़ी हुई है उनको ऊपर आने का कोई मौका ही नहीं। जब मैं यूजीसी का चेयरमैन था तो हमने हैंड होल्डिंग नाम की एक स्कीम बनाई थी कि जो कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी लैगिंग बिहाइंड, उसको उसके स्टैंडर्ड बढ़ाएं ताकि वो फंडिंग के लिए एलिजिबल बने। तो मुझे लगता है ये जो अप्रोच है क्वालिटी बेस्ड फंडिंग का, इसकी लिमिटेशन भी समझ लेनी चाहिए।
अच्छा, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इंक्लूसिवनेस और वीकर सेक्शन के ऊपर फोकस है, लेकिन मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ इस बजट में कि इंक्लूसिवनेस और जो सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज और गरीब है उनके ऊपर कोई फोकस नहीं है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का दूसरा हिस्सा जो है इसमें लाया हुआ है, इंडियन नॉलेज सिस्टम को प्रमोट करना, उसके ऊपर एलोकेशन है। लेकिन आज जो एनरोलमेंट रेशियो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो कम है, मतलब ऑल इंडिया पे कम से कम 41% एनरोलमेंट रेशियो है 2020 में, तो शेड्यूल कास्ट का 21% है और ट्राइब का उससे भी कम है। उसके ऊपर कोई स्पेशल न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो बात की है उसका एलोकेशन हमें नई एजुकेशन पॉलिसी में दिखता नहीं। एक तो ये मुद्दा हुआ, दो मुद्दे हुए। दूसरा ये है कि समाज कल्याण मंत्रालय जो है, जिसमें भी एजुकेशन का एक बड़ा सेक्शन है, उसमें क्या है, उसमें हम पाते हैं कि कंटिन्यूसली लगातार जो एलोकेशन है स्पेशल कंपोनेंट प्लान और ट्राइबल सब प्लान पे, ये जिस पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन से होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। अभी उसको टाइम लगेगा उसकी स्टडी करने के लिए, लेकिन इसमें भी मैं देखा हूँ, जो सरसरी आंखों से मैंने जो बजट देखा है उसमें मुझे लग रहा है कि allocation to the special component plan, the tribal sub-plan is lower than their population share. अच्छा, फिर दूसरी बात यह है कि जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स है, जो बाबा साहेब ने शुरू की थी 1943 में और फिर बाद में चली, वो ओवरसीज स्कॉलरशिप्स की चली, तो उसमें अलोकेशन जो है वो उसमें कुछ बढ़ा नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये ओवरसीज स्कॉलरशिप और ये जो है इसमें इनकम की लिमिट लगाई। अब ये 8 लाख की है मेरा ख्याल है, ये 8 लाख की जिसकी इनकम है उसमें से ज़्यादा बच्चे आते नहीं हैं जो फॉरेन कंट्रीज में पीएचडी करने के लिए जाते हैं। ये तो इशू जो है वो रिप्रेजेंटेशन का है, तो इसकी इनकम की लिमिट नहीं लगानी चाहिए। बहुत सारे डिसिप्लिन है, कंप्यूटर है, इंजीनियरिंग है, इसमें शेड्यूल कास्ट के लड़के या ट्राइब के लड़के जाते नहीं, तो वहाँ इनकम की लिमिटेशन नहीं रखनी चाहिए और ज़्यादा एलोकेशन करना चाहिए। दूसरा जो है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो पहले 100% सेंट्रल गवर्नमेंट से आती थी, अब वो लगभग आधी कर दी है और फिर ये कंबाइंड फंडिंग जो है स्टेट से आनी चाहिए और स्टेट जो है रिलेक्टेंट रहती है उसको देने के लिए। इसके वजह से ये जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है, इसका जो रिलीज ऑफ फंड है स्टेट गवर्नमेंट को, ये बहुत लेट से जाता है, इसलिए बच्चों को मंथली बेसिस पे स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो है वो तो मेंटेनेंस है ना, गरीब बच्चों को जब तक मंथली पैसा नहीं मिलेगा तब तक वो शिक्षा नहीं कर पाएंगे। मुझे मालूम है कि पीपल एजुकेशन सोसाइटी जो बाबा साहेब ने बनाई 1945 में, उसमें उन्होंने ये प्रोविज़न रखी थी कि हर महीने स्कॉलरशिप देते थे 30 रुपये और किताबें परचेस करने के लिए भी देते थे। अब ये सरकार जो है 6 महीने के बाद, एक महीने के बाद पैसा रिलीज़ कर रही है। उसकी वजह से ये है कि हायर एजुकेशन में ड्रॉप आउट बढ़ गया है। इस तरह की इसमें कोई प्रोविज़न नहीं है। पाँचवा जो मुद्दा मुझे लग रहा है वो ये है कि जो सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज तबका जो है वो ज़्यादातर स्टेट यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में जाता है। तो स्टेट यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस और पब्लिक एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रेंथन और एक्सपांड करने की कोई इसमें बात नहीं है। फोकस प्राइवेटाइजेशन पे है, इसलिए लोन की सिस्टम है कि अब 10 लाख तक लोन को सब्सिडाइज करेंगे। ये लोन किस लिए आ रहा है? इसलिए आ रहा है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन आ रही है जिसमें ट्यूशन ज़्यादा है और इसलिए फिर लोन दे दो। लेकिन लोन के बजाय पब्लिक एजुकेशन सिस्टम को आपने प्राइवेटाइजेशन के बजाय पब्लिक एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रेंथन करना चाहिए, उसमें स्कॉलरशिप दे, उसमें फ्रीशिप दे। तो मुझे लगता है कुल मिला के जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का फोकस क्वालिटी बढ़ाने के लिए है, लेकिन क्वालिटी बढ़ाने के चलते जो गरीब बच्चों को एडमिशन मिलने में परेशानी होगी उसके ऊपर तवज्जो नहीं है। हालांकि सेक्शन है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इंक्लूसिव एजुकेशन, लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन करने के लिए इस बजट में कोई प्रोविजन नहीं है, क्वालिटी के ऊपर है। तो मुझे लगता है कि जो पुराना ट्रेंड है इस सरकार का कि हायर एजुकेशन की फंडिंग कम करो, प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करो और इसमें से जो इकोनॉमिकली और सोशली वीकर सेक्शन है उसके ऊपर तवज्जो की बात करो, लेकिन एक्चुअल स्कीम न करो, ये मुझे लग रहा है। और जो एनरोलमेंट रेट में गैप है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के और हाई कास्ट के, उसमें ब्रीच करने के लिए जो एडिशनल पैसा देना चाहिए, नई स्कीम करनी चाहिए, एक्सपांड करनी चाहिए, उसके बारे में कुछ इस बजट में मुझे नज़र नहीं आता है।